दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गया। पिछले 1-1.5 महीना से महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के चुनावों का बहुत चर्चा था, शोर शराबा था, चुनाव प्रचार था। चुनाव हुआ और फाइनली चुनाव संपन्न हो गया और आज काउंटिंग की भी बारी हो गई। तो मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी जो है भारी बहुमत के साथ है जीती है। हालांकि मैंने पिछले बार अपना एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने कहा था कि बीजेपी मिला जुला कर जो है मतलब कि 180 प्लस सीट ले आएगी और कांग्रेस वाले जो है सब मिला जुला कर 90 से नीचे ही रहेंगे, 99 के चक्कर में फंस सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार इन सब पे भरोसा किया और जो प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इन्होंने जो मंत्र दिया था उस मंत्र को महाराष्ट्र के लोगों ने पकड़ के रखा। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस मंत्र को महाराष्ट्र के लोगों ने पकड़ के रखा और वहां पर बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां मिलाकर बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी, ये तीनों मिलाकर 227 के करीब सीट जीते हैं। उनमें अगर मैं आपको इंडिविजुअल ब्रेकअप दूं तो बीजेपी अकेले 130 सीट, शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 54 सीट, एनसीपी अजीत पवार 40 सीट। सोचिए मतलब कि इन तीनों ने मिलाकर मतलब कि 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीट जीत लिया। और पिछले 45 साल में महाराष्ट्र ने इतना क्लियर कट मैंडेट किसी भी पार्टी को नहीं दिया जो इस बार हुआ है। और इसके साथ ही उद्धव सेना वाली जो है महाराष्ट्र के जो शिवसेना है, उद्धव गुट वाली, उनको 20 सीट मिला है और आईएनसी कांग्रेस को 19 सीट मिला है और जबकि शरद पवार वाली एनसीपी को 13 सीट मिला है। एआईएम को भी 2 सीट मिला है और अदर्स और इंडिपेंडेंट को 10 सीट मिला है। इसमें से जो 10 सीट मिला है इसमें से भी कई बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी के साथ आएंगे, जिसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों हुआ क्या हमारा, अच्छा इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के चुनाव में क्या हुआ। तो झारखंड के चुनाव में अगेन वहां के लोगों ने जेएमएम और कांग्रेस अलायंस पे भरोसा किया है और वहां भी क्लियर कट मैंडेट दिया है लोगों ने और वहां भी इंडिया अलायंस के ऊपर भरोसा किया है वहां के लोगों ने और वहां की जो सरकार है वो रिपीट होने जा रही है। हालांकि मेरा अपना एनालिसिस था कि झारखंड में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर नहीं हुई बिल्कुल। कई बार चुनाव के समय ऐसा लग रहा, काउंटिंग के समय ऐसा लगा था कि कांटे की टक्कर होगी। दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों 40-40 सीट जीतकर मतलब कि एक साथ चल रही थी और एक की सीट जो है अन्य के खाते में जा रही थी। तो मुझे लगा था कि ये कांटे की टक्कर सही साबित होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो लीड लेना शुरू किया जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी ने, सीपीआईएम ने, इन लोगों ने बिल्कुल फिर गाड़ी की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये लोग फिर किसी के हाथ आए ही नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि
इस बार का चुनाव में जो 2 स्टेट का चुनाव था, 1-1 से ड्रॉ रह गया। तो इसमें किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी को गम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि महाराष्ट्र में हम हार गए हैं, तो वो झारखंड का चुनाव रिजल्ट देखकर खुश हो सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि हम जीत गए हैं, तो झारखंड का चुनाव एक बार देख लें, फिर उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, अपर हैंड बीजेपी का रहा है, क्योंकि बीजेपी ने झारखंड में बेशक चुनाव हार गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन किया है, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर बाई इलेक्शन हुए हैं, और उन 9 सीट पर से 7 सीट बीजेपी और उनके सहयोगी, एक जो है मतलब 6 सीट बीजेपी और एक उनके सहयोगी जो हैं आरएलडी, वो जीते हैं। तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं। जो अखिलेश यादव फालतू का जो कैंपेन चला रहे थे कि ये कर देंगे इस बार, वो कर देंगे, ये हमारा इसके साथ ही ये 2027 की घोषणा कर देंगे, तो अखिलेश यादव का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो चकनाचूर हो गया एक बार फिर से। वो जो लोकसभा के जो उन्हें जो ज्यादा सीटें मिली थी, उस मतलब कि कॉन्फिडेंस से अब वो थोड़ा नीचे आएंगे और उन्हें अब हकीकत का सामना करना पड़ सकता है। तो और उसके बाद बिहार में भी कुछ सीटों पर उपचुनाव था, राजस्थान में भी कुछ सीटों पर उपचुनाव था, मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव था। तो हर एक सीट पर बिहार में बीजेपी और जनता दल और एचएम ने सारी सीटों पर जीत हासिल की है। अपोजिशन पार्टी का खाता नहीं खुला है। और इसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी का जलवा रहा है, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये तो था पूरा चुनाव। अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो ये चुनाव हुआ है, ये पूरी तरह से बटोगे तो कटोगे के नारे पर आधारित चुनाव मेरे ख्याल से रहा है। क्योंकि जिस तरह एक समुदाय ने ये प्रण लिया कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त वोट डालना है, कांग्रेस को, शिवसेना उद्धव को या फिर शरद पवार को, और इधर जिस तरह से मस्जिदों से मौलवियों के फतवे आने लगे, जिस तरह से जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो इमाम के पास जाने लगे कि आप मेरे नाम से फतवा निकाल दो, जिस तरह से सारे जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग मौलाना के चक्कर में, जिनके ऊपर जो मौलाना जेल जा चुके हैं, उनके कदमों में जाकर गिर रहे हैं कि हमें सहयोग दो, हमें सहयोग दो, और वो मौलाना भी कह रहे हैं कि हाँ, हम आपको जिताने का प्रयास करेंगे। तो सोचिए, मतलब कि इस तरह से उन लोगों ने एक तरफा वोटिंग करने का कोशिश किया, और इधर से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इस बार महाराष्ट्र में हिंदू और मराठा ने भी मिलकर, दलित ने मिलकर, ओबीसी ने मिलकर एक साथ होकर बीजेपी को जिताने का प्रयास किया है। और अगर मैं देख पा रहा हूं वोट शेयर ऑलमोस्ट बीजेपी के पास, मतलब बीजेपी और उसके अलायंस को सबको मिलाकर 50% से ज्यादा का वोट शेयर आया है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में इस बार जो ये नारा था वो काम करता हुआ दिख रहा है। और ऐसे ही अब आगे भी चलेगा, मेरे ख्याल से लगता है कि अगर एक समुदाय सिर्फ इसलिए वोट करेगी कि उसको एक बीजेपी को हराना है, उनकी कोई विचारधारा नहीं बची है कि हाँ, मैं इस पार्टी को जिताना चाहता हूं या उस पार्टी को जिताना चाहता हूं, ऐसा उनकी विचारधारा नहीं है। वो सिर्फ उस पार्टी को समर्थन देना पसंद करते हैं जो पार्टी बीजेपी को हराने में कैपेबल है। तो वो कभी आम आदमी पार्टी को देती है वोट, कभी कांग्रेस को देती है वोट, कभी समाजवादी पार्टी को देती है, कभी मायावती को देती है।
तो इस तरह उनका मैंडेट हमेशा पलटते रहता, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कोई विचारधारा नहीं है। तो अगर वो एकजुट होकर हो सकते हैं तो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में दिखा दिया गया कि अगर वो एकजुट हो सकते हैं तो इधर से भी लोग एकजुट हो सकते हैं और बीजेपी को जिताने का काम कर सकते हैं। हालांकि ये ही नारा जो है झारखंड में फेल होता दिखा। झारखंड में मैं आपको एक बार नंबर्स बता दे रहा हूं। जेएमएम अकेले 34 सीट जीती है, बीजेपी 22 सीट जीती है, कांग्रेस 15 सीट, आरजेडी 4 सीट, सीपीआई एमएलए 2 सीट, आजसू 1 सीट और एलजेपी रामविलास 1 सीट जीता है। मतलब कि झारखंड में इन लोगों ने इस बार सीट का बंटवारा अच्छे से किया, सीट टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन से ही किया, राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन किया और झारखंड में किसी तरह का विरोधाभास इस बार नहीं दिखा। किसी तरह का दो कैंडिडेट्स या दो नेताओं के लिए मतलब कि उन लोगों ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था कि हाँ किसी तरह का ये सिग्नल जाए कि इन लोगों में एकता नहीं है। जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा है, उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहे हैं, एनसीपी शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, उधर कांग्रेस के नाना पटोले कुछ बोल रहे हैं। मतलब कि उन लोगों का लग रहा था कि सिर तीनों अलग अलग है, धड़ एक है और जुबान 3 है। तो जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, कभी सीएम कैंडिडेट के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, कभी कुछ। तो जब से महाविकास आघाड़ी बना है तो इन लोगों का मेन मकसद ही यही था कि हमें किसी तरह बीजेपी को हराना है, महाराष्ट्र की जनता का सेवा करना तो इनका कभी मकसद रहा ही नहीं है। और ये था कि हमें सीएम की चाहिए कुर्सी। कांग्रेस वालों ने उद्धव ठाकरे को आगे किया नहीं। उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा को छोड़कर जो गलती की है शायद इस जन्म में उसका प्रयासित होना मुश्किल है, उन्हें दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। सोचिए, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के लड़के ने, उद्धव ठाकरे ने, अपनी सभा में जनाब उद्धव ठाकरे बन गए, जनाब बाला साहब ठाकरे बन गए। मतलब सोचिए, अपने जीते जी बेटे ने अपनी स्वर्गवासी बाप की इतनी बेइज्जती कभी शायद किसी ने करवाई नहीं होगी जितना उद्धव ठाकरे ने करवाई है। उद्धव ठाकरे के रैली में अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं। उद्धव ठाकरे के रैली में मतलब कि हर वो काम हुआ है जो अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो शायद वो कभी करने का प्रयास नहीं करते, सोचते तक नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी जो हिंदुत्व की जो पगड़ी थी उसको उतार कर इमामों के चरणों में रख दिया और वो अपनी विचारधारा से बिल्कुल भूल गए। जिस शिवसेना ने जिंदगी भर कांग्रेस से लड़ाई की, जिस शिवसेना के पिता बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा तो मैं अपना दुकान बंद कर लूंगा, उस बाला साहब ठाकरे के बेटे सोनिया गांधी के चरणों में पड़े रहते थे। उस बाला साहब ठाकरे के बेटे मौलवियों के चरणों में पड़े रहते थे कि और वो तो छोड़िए, चुनाव में जो सीट भी मांग रहे थे तो मुस्लिम बहुल सीट की मतलब कि वो सब सीटें मांग रहे थे जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। उनको हिंदू पे इतना कॉन्फिडेंस रहा नहीं, उनको मुसलमानों पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये सब चीजें दिखाता है कि मतलब कि उद्धव ठाकरे जो है अपने रास्ते पे जा रहे थे और कंप्लीट यू टर्न मारते हुए अभी मतलब कि सोचिए, हिंदू हृदय सम्राट से जनाब उद्धव ठाकरे पे आ गए हैं। बस अब तो सिर्फ खतना करना बाकी रह गया, बाकी सारा काम तो उद्धव ठाकरे ने करवा ही रखा है। तो ये काम भी करवा कर बचे हुए काम वो पूरा कर लेंगे मुझे जहां तक लगता है। उसके बाद और भी कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन इस चुनाव में बहुत हावी रहा और कांग्रेस की जो मीडिया, जो उनके जो पसंदीदा मीडिया चैनल्स हैं, कांग्रेस हमेशा गलत हाथी की सवारी करते हैं। वो ऐसे मीडिया पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जो उनकी तरह मंदबुद्धि हैं। एक्चुअली क्या है ना कि राहुल गांधी का जो आईक्यू लेवल है उससे कोई भी ज्यादा आईक्यू लेवल दिखा ही नहीं सकता है। जिस दिन कोई नेता राहुल गांधी कांग्रेस का मतलब कि पत्रकार हो या कुछ हो, वो अपना आईक्यू लेवल राहुल गांधी से ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा
उस दिन उसकी पत्रकारिता खतरे में आ जाएगी, उस दिन उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए अगर राहुल गांधी कुछ उल्टा स्टेटमेंट भी देता है तो उनके जो राहुल गांधी के पीछे जो जो चारों तरफ जो उनके सलाहकार बैठे हुए हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। और यही काम करते हैं जो उनके जो लेफ्टिस्ट मीडिया हैं वो यही काम करते हैं। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो डिफेंड करने लग जाते हैं ये सब भी। उद्धव ठाकरे का एक और कमजोरी कि वो 2 नाव पे नहीं 3 नाव पे पैर रखने की कोशिश कर रहे थे। ना वो कांग्रेस के साथ जा पाए, ना वो ढंग से मुसलमान बन पाए, ना वो ढंग से हिंदुत्व बन पाए। सोचिए, जिस कांग्रेस ने वीर सावरकर की इतनी बेइज्जती की, उनसे उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया। ये तो अक्षम्य अपराध है उद्धव ठाकरे। और तुम्हारे मतलब अंत की शुरुआत तो तुमने तो 3 साल 5 साल पहले ही कर दी थी, जब तुमने बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़कर सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए थे। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि तुम्हें जो सीटें मिली थी वो अपने दम पर नहीं मिली थी, अपने काबिलियत के दम पर नहीं मिली थी। अब तो ये भी स्पष्ट हो गया ना कि बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है। हिंदू धर्म में पिता पुत्र का तो रिश्ता होता है, लेकिन अगर परंपरा की बात होती है, उत्तराधिकार की बात होती, तो गुरु शिष्य परंपरा को हम लोग मानते हैं। इसीलिए आज भी प्रभु श्री राम के जो शिष्य हैं, दास हैं, हनुमान मंदिर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कहीं आपको लव और कुश का मंदिर नहीं मिलेगा। वो राम के पुत्र थे, लेकिन फिर भी पूजा होती है श्री राम के दास, इनकी पूजा होती है। गुरु द्रोण और अर्जुन की पूजा होती है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की चर्चा कहीं नहीं होती है। गुरु द्रोण के साथ हमेशा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इसकी चर्चा होती है। और बहुत सारी बातें कर रहे थे, आज सब बातों को कहने का समय नहीं है। मिला जुला के मैं इतना ही कहूंगा कि दोनों पार्टियों ने चुनाव अच्छा से लड़ा है। अब जैसा कि मैं देख रहा था, संजय राउत जो है वो टीवी पर बोल रहे थे कि हम इस चुनाव को नहीं मानते। मत मानो भैया। कौन तुम्हें जा रहा फूल बतासा लेकर मनवाने के लिए कि नहीं नहीं आप मान लो तो ही इलेक्शन कमीशन है शाम को डिक्लेयर करेगा। तो आप मत मानो, आपकी मर्जी। आपके न मानने से क्या हो जाएगा। तो दोनों पार्टियों ने चुनाव अच्छा से लड़ा। राहुल गांधी की तो मैं चर्चा यहाँ करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो फिर वही लेकर चले थे कि संविधान की कॉपी लेकर चले थे। और जैसा कि सब जानते हैं कि राहुल गांधी बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। अब जो नहीं मानते हैं वो ना माने, लेकिन पिछले 10 साल से राहुल गांधी एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें अपना सिरमौर बना के रखना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ ही मैं बीजेपी के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ महाराष्ट्र की जनता ने, यूपी की जनता ने आपको सेवा करने का मौका दे रहे हैं इतने भारी बहुमत के साथ, उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरने की जरूरत है। वो जिस आशा और विश्वास के साथ आपको वोट दिए हैं उस पे आपको खड़ा उतरने की जरूरत है, उनके साथ रहने की जरूरत है, उनके साथ हमेशा खड़े रहने की जरूरत है। उस पर आप चलेंगे। और महाराष्ट्र तो मतलब विकसित स्टेट तो है ही, लेकिन मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि और आगे नहीं जा सकता है, और आगे जा सकता है, और आगे जाना चाहिए, भारत का नाम रोशन होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना आज का अपडेट खत्म करता हूं, फिर कोई किसी अपडेट के साथ आता हूं। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, सब लोग को जय श्री राम, बाय।